मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हमने बात की थी कि मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट फर्स्ट के वीडियो में की थी। ये पार्ट सेकंड का वीडियो है। इस पार्ट सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और मेटल्स है उनको और से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड है वो कब बनते हैं? जब रिएक्शन होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। इससे पहले ये आयोनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले कुछ आपको जनरल बातें हैं वो ध्यान में होनी चाहिए। तो इन जनरल बातों में आपने पढ़ रखा है पहले ही कि जो एटम होता है वो एटम गोलाकार होता है और इसका जो सेंटर पार्ट है वो सेंटर पार्ट हार्ड और पॉजिटिव चार्ज लिए होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। और एक और पार्टिकल होता है जो बाहर की ओर इसके चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। अगर कोई एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन को, एटम कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं, कोई इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तब उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या बन जाता है? आयन। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तब कोई दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, गेन करेगा। और जब कोई दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये कौन सा आयन बन जाएगा? तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इस तरह आयन बनते। अब बात आती है कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन है उसको, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों बाहर निकालता है और क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लूज और गेन क्यों करता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके लिए आपने एक रूल के बारे में सुना होगा और वो रूल है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल है? ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम है उस एटम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि वो कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा, वो परमानेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एटम है वो कोशिश करेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8, चाहे वो लूज करके हो चाहे वो गेन करके हो। तो ऑक्टेट है वो पूरा करने के लिए कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऑक्टेट रूल है वो किसके लिए लागू नहीं होता? तो वो हीलियम के लिए लागू नहीं होता और हाइड्रोजन के लिए लागू नहीं होता। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में अपने को नील्स बोर ने बताया था कि जो फर्स्ट सेल होती है, जैसे ये एक एटम है तो इसकी ये फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल को क्या कहा जाएगा? के कहा जाएगा। सेकंड सेल है उसको क्या कहा जाएगा? एल कहा जाएगा। और थर्ड सेल है उसको क्या कहा जाएगा? एम सेल कहा जाएगा। तो जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है, जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है उसको क्या कहा जाता है? आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है। और उस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि वो एटम स्टेबल रहेगा। वो एटम कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या गेन करेगा ताकि कितने हो जाए उसके आउटर मोस्ट सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब जितने भी मेटल्स है उन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है
कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके लिए आपको एक और याद होना चाहिए, वो है एटॉमिक नंबर, जो कि आपने पढ़ा था 9th क्लास में। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसे उसका क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जैसे आपने ये सोडियम को ले लिया, तो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब है कि इस सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 11। और एक न्यूट्रल जो एलिमेंट होता है, उस न्यूट्रल एलिमेंट के या न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन है वो सेल्स में पाए जाएंगे। ये फर्स्ट सेल हो जाएगी के के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। और फिर आ जाएगा के बाद आ जाएगा एल, अगली सेल कौन सी आ जाएगी, एल। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। और ये कैसे पता है हमें, तो हमने कहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। तो यहाँ पर के का नंबर कितना है, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। उसी तरह एल का नंबर कितना है, एल का नंबर 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ सकता है, 8। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 + के 2 10 हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसके एम सेल में। और एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, तो आउटर मोस्ट सेल एम है, और एम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। सोडियम को आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। फर्स्ट सेल है के, और उसमें कितने हो गए, 2। सेकंड सेल में कितने हो गए, 8। और कौन सी सेल है, एल। और थर्ड सेल में कितना हो गया, 1। और थर्ड सेल कौन सी है, एम। अब इसको लास्ट आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो ये क्या करे, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। बाहर निकाल देगा तो ये जो सेल है वो सेल ही खत्म हो जाएगी। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, एल। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर ले, गेन कर ले। अब सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता। तब क्या करता है, तब ये सोडियम है इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और क्या बना देता है, सोडियम प्लस के आयन। सोडियम क्या बना देता है, तो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो ये बना देगा सोडियम प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया है। और अब सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, तब इसके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2 और 8। सोडियम प्लस है और 2 और 8 बन गया है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये कहाँ जाएगा, तो ये किसी और के पास जाएगा। तो जो मेटल्स है, उन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे हमने एक नॉन मेटल ले लिया है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितने हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन है 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे ये जो सबसे फर्स्ट सेल हो जाएगी, ये सबसे फर्स्ट सेल है, इसको हमने के नाम दिया है। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो के सेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जो अगली सेल आ जाएगी वो आ जाएगी एल सेल, और एल सेल में कितने आ जाएंगे, तो एल सेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगली जो सेल आ जाएगी वो सेल कौन सी हो जाएगी, एम। और एम में कितने हैं, तो एम में कितने हो जाएंगे कि 8 और प्लस के 2 कितने हो गए, 10। अब बचे कितने, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, एम में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 2 कौन सी सेल में है, के में।
फिर 8 कौन सी सेल में, एल में, और फिर कितना हो जाएगा 7 कौन सी सेल में, एम में। अब इसको आउटर मोस्ट सेल कौन सी है इसकी, एम है, और इस सेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये दो कंडीशन अपना सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन है इनको लूज कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तब ये क्या बना देगा, क्लोरीन माइनस बना देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब अंदर लेगा तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 8। अब ये भी क्या रहेगा, तो अब ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉन मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन, और जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। अब जब नॉन मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल ले लेता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तब आयंस बनते हैं, और आयंस आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, और आयनिक बॉन्ड से वो आयोनिक कंपाउंड का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह आयोनिक कंपाउंड है वो बनता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि, और समझ लेते हैं कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, अर्थात इसके अंदर प्रोटॉन है वो कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे 13, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह हो जाएगा। सबसे पहली सेल है वो के सेल है, और के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। के बाद अगली सेल आ जाती है एल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो ये हो गए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। फिर अगली जो सेल आ जाती है वो सेल कौन सी हो जाएगी, तो वो एम सेल हो जाएगी, और एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 18 हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो यहाँ कितने बचे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है टोटल 13 में फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में आ गए 8 प्लस के 2 10 इलेक्ट्रॉन तो आ गए। अब बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन एम सेल में आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरह लिखेंगे तो EC = हो जाएगा 2 कौन सी सेल में, के सेल में, फिर आ जाएगा 8 कौन सी सेल में, एल सेल में, और फिर आ जाएगा 3 कौन सी सेल में आ जाएंगे, एम। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको करने हैं 8, दो तरीके से कर सकता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन है उस 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज करे। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता, तब ये क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एल्यूमिनियम बन जाएगा एल्यूमिनियम प्लस के 3। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और कितने लूज किए, 3, तो प्लस के 3 आ जाएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 8, अर्थात एल्यूमिनियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। तो अब देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनेगा। ईच एलिमेंट वांट्स टू हैव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसको वैलेंस सेल कहते हैं, और वो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। इट वांट्स टू हैव आइदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। 2 तो सिर्फ उसके लिए हीलियम के पास आने के लिए 2 होने चाहिए इन देयर आउटर मोस्ट सेल। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। और मेटल्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनके आउटर मोस्ट सेल से। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते। व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, बोथ ऑफ देम ट्राइज टू अचीव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल है वो गेन
कर लेगा। और इस तरह दोनों ये चाहेंगे कि उनके आउटर मोर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विच इज अ मेटल इज 281। सोडियम है उसके आउटर मोर सेल में कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 281 होता है, जिसमें फर्स्ट सेल है के के अंदर होते हैं 2, दूसरी सेकंड सेल हो जाएगी एल में कितने होते हैं, तो एल में 8 होते हैं, थर्ड सेल है एम में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोर सेल, इट इज ईजियर फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम सेल से 1 इलेक्ट्रॉन जो ये राउंड लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम के द्वारा इजी रहता है बाहर निकालना, रेदर देन एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन। या तो ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इसके लिए आसान नहीं रहता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब ये आयन के रूप में फॉर्म हो जाता है, जिसे सोडियम आयन कहते हैं, और इसके ऊपर लिखा होता है सोडियम प्लस Na प्लस। थस इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो ये एम सेल है उसकी खत्म ही हो जाएगी, और कौन सी सेल बचेगी, एल, और एल में कितने हो जाएंगे, तो एल में है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली इफ वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने देखा था वो कितना होता है, 287, यानी कि आउटर मोर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अ नॉन मेटल, क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है, वी फाउंड दैट इट इज इजियर फॉर क्लोराइड टू गैन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम सेल। जो इसकी आउटर मोर सेल है वो एम सेल है, और एम सेल में इसको 1 इलेक्ट्रॉन है वो गैन करना इजी रहता है देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से 1 इलेक्ट्रॉन गैन करना इसके लिए आसान होता है। सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गैन इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गैन करने की, हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, पूरी तरह से ऑर्बिटल यानी कि जो आउटर मोर सेल है उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गैन करने की टेंडेंसी रखेगा। अब कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन गैन करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए उस एटम का एटॉमिक नंबर, या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा, तभी आपको पता चलेगा कि उसकी आउटर मोर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने लूज कर सकता है और कितने गैन कर सकता है। इफ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट विद ईच अदर, अगर सोडियम और क्लोरीन है वो एक साथ एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम Na+ इज गैन बाय क्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस्ट किया है और Na+ बनाया है, वो किसके द्वारा गैन कर लिया जाएगा, क्लोरीन द्वारा। Na+ एंड क्लोरीन माइनस आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जब ये दोनों आयन बनेंगे तो सोडियम प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस आयन है, और जो ऑपोजिट आयन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज NaCl। और जब ये एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे ये बांध लेंगे, तब क्या बना देंगे, तब बना देंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। थस एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम, और इस तरह उनके बीच में क्या बन जाएगा, एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब आप है जब भी पूछा जाए तो आप एक तो अभी जो मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था वैसे ही आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सोडियम है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सोडियम प्लस आयन बना Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8 सोडियम कैटायन। अब इसको क्या बोल दिया, सोडियम कैटायन बोल दिया। उसी तरह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287, 1 इलेक्ट्रॉन है उसने गैन कर लिया, क्या बना दिया, क्लोरीन माइनस 288। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये बन क्या गया, क्लोराइड एनायन। अब एनायन और कैटायन है ये दोनों मिलेंगे, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, ये आउटर मोर सेल है, ये सोडियम के आउटर मोर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, और क्लोरीन के आउटर मोर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो सोडियम को तो हमने डॉट से दर्शा दिया, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से शो कर दिया, और जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है उनको हमने क्रॉस से शो कर दिया। अब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम प्लस बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, और क्लोरीन का आउटर मोर सेल है वो कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही सोडियम से इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा तो सोडियम की जो आउटर मोर सेल है वो खत्म हो जाएगी,
कौन सी m सेल खत्म हो जाएगी और l सेल ही बचेगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थस इट इज आल्सो क्लियर दैट आयोनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बट इंडीड दे आर द एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। वो ऑपोजिटली चार्ज आयन है जो कि आयोनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। और डिस्क्राइब कर लेते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। सच कंपाउंड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे एटम के पास चला जाए और उनसे जो बॉन्ड बने उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। और इस प्रकार के जो कंपाउंड बने हैं उनको क्या कहा जाता है, आयोनिक कंपाउंड। अ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और क्या बनाती है, कैटायन, जिसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। और नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और क्या बनाती है, एनायन। इट मीन्स एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब है कि एक आयोनिक बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। Formation of ionic bond can further be understood by taking an example of magnesium chloride where magnesium is a metal and chlorine is a non-metal। आपको अच्छी तरह समझना है तो अब हम एक मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 2। यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगी, इस आउटर मोस्ट सेल में कौन सी आउटर मोस्ट सेल होगी, इसकी m होगी आउटर मोस्ट सेल। और m में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो m में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, बाहर निकालेगा। अब दूसरा सिमिलरली इसके पास कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। अब एक ये निकाल कितना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो एक क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, 2 क्लोरीन आएंगे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा। और इस तरह इन दोनों क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और जो बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें देख लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको शो करने के लिए हमने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को तो डॉट से शो कर दिया और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया यहाँ पर। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस में पड़ा है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस में पड़ा है। तो इस तरह इन्होंने क्या बना दिया, मैग्नीशियम 2+ बना दिया, ये आयन बन गया। और क्लोरीन माइनस आयन और क्लोरीन माइनस आयन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन गया और मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड बन गया है। इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, तो वो हार्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है या इनको हैमर से पीटा जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, ये भंगुर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। These compounds have high melting and boiling point। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो हाई होता है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। एज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है सोल्यूबिलिटी। दीज कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ये जो कंपाउंड है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है ये वाटर में आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें इनसोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहा जाता है, लाइक केरोसिन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, इनमें ये इनसोल्यूबल होते हैं। एज वाटर पोलर इन नेचर इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन फ्रॉम देयर
आयोनिक कंपाउंड। वाटर क्या कर देता है, वाटर के अंदर वाटर का नेचर होता है पोलर नेचर होता है, इसलिए वो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड है या जो आयोनिक कंपाउंड है उन आयोनिक कंपाउंड को उनके आयंस में क्या कर देता है, अलग कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उन आयोनिक कंपाउंड का जो जलीय विलयन होता है यानी कि एक्वाटिक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है इन आयनिक कंपाउंड को, तो आयनिक कंपाउंड उनके आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है या साधारण नमक भी कहा जाता है, इसको वाटर में डिजोल्व करते ही ये किसमें टूट जाएगा, Na+ और दूसरा Cl- इसमें टूट जाएगा और आयंस में टूटने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या रहेंगे, गुड कंडक्टर। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक या जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन फॉर्म और देयर एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे जब तब उनमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन वो मोल्टन फॉर्म में है या उनका एक्वस सॉल्यूशन है तब इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर रहेंगे। A solution of an ionic compound in water contain ion। आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर होगा उसमें आयंस होंगे which moves to the oppositely charged electrode when electricity is passed through it। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये आयन है वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करना लग जाते हैं। इन मोल्टन फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू heat। This is the reason due to which ions move freely and conduct electricity। जब वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उसमें नहीं होता बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड स्टेज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनके रिजिड स्ट्रक्चर के कारण आयन से उनका सॉलिड स्टेज में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। जब आयन मूवमेंट नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन नहीं होता। अब जितने भी ये जो मेटल्स है इन मेटल्स को हम कहां से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल क्या है, कहां से इनको प्राप्त किया जाता है, कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अर्थ की क्रस्ट से प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी जो मेटल्स है लगभग सारे के सारे मेटल्स कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट से प्राप्त किए जाते हैं। और जो अर्थ से अपने को वस्तुएं प्राप्त हो रही है, जो सब्सटेंस अर्थ से प्राप्त हो रहे हैं या जो कंपाउंड है वो अर्थ से प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है मेटल्स का। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट। और सी वाटर में भी कुछ सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किस में पाए जाते हैं, सी वाटर में। इनको वहां से प्राप्त किया जाता है। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑक्यूर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें एक विशेष मेटल ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और उस मान लीजिए ये कोई एक मिनरल है और इस मिनरल के अंदर Fe है वो ज्यादा मात्रा में है। Fe है वो Fe मतलब आयरन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। इस मिनरल से इस Fe मेटल को प्राप्त करना सिंपल हो और सस्ता हो, यानी कि ज्यादा कॉस्टली नहीं हो, आसान हो और लाभकारी हो, प्रॉफिटेबल हो, तब इस मिनरल को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ मिनरल्स है जिनसे मेटल को प्राप्त करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल होता है और सिंपल होता है। उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। ये ध्यान रखना, सारे के सारे जो ओर होते हैं, सारे के सारे ओर है, मान लीजिए ये ओर है तो ये सारे के सारे ओर कैसे होते हैं, मिनरल होते हैं। लेकिन सारे के सारे
सारे मिनरल है वो ओर नहीं होते। इसका मतलब है सभी मिनरल से मेटल है वो एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती। Those minerals from which metals can be extracted profitably are called और ऐसे मिनरल जिनसे मेटल प्राप्त करना प्रॉफिटेबल होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस और मेटलर्जी। और जो प्रोसेस है मेटल को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस, या फिर उसे क्या कहा जाता है? मेटलर्जी भी कहा जाता है। अब इस मेटलर्जी प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं? तो सबसे पहले ओर को प्राप्त किया जाता है। ओर को कहां से प्राप्त कर लिया जाता है? तो अर्थ के क्रस्ट से प्राप्त कर लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओर है वो बड़े बड़े जो ब्लॉक्स है उसमें प्राप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े स्टोन्स के रूप में प्राप्त होता है। फिर उस स्टोन को या उस ओर को छोटा किया जाता है, क्रश किया जाता है, चूर्णित किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स है उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्रशिंग के बाद आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये थर्ड इसका स्टेप है। ये जो फर्स्ट स्टेप हो गया ओर है उसको प्राप्त करना, दूसरा है ओर की क्या करना? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना, और थर्ड आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके लिए अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। पहला जो मेथड आ जाता है वो है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें क्या है, जो आपने ओर है वो प्राप्त किया है तो इस ओर के साथ जो क्रस्ट ओर है इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। तो शुरुआती स्टेज पर जो इनिशियली स्टेज है वहां पर ओर है उसको थोड़ा सा प्योर करना, वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। और उसके लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं जिसमें पहला आ जाता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या किया जाता है? जो ओर है उसको ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है। तो चूंकि मेटल है वो हैवी होती है तो मेटल है वो नीचे की ओर गिर जाती है, और जो कुछ हल्की इम्प्योरिटीज होती है जो हवा के साथ उड़ सकती है तो तेज हवा के अंदर उनको ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो मेटल तो नीचे गिर जाती है और जो हल्की इम्प्योरिटीज है वो दूर चली जाती है। या फिर पानी के साथ भी किया जाता है कि तेज पानी के फ्लो में मेटल के ओर है उसको रखा जाता है तो मेटल तो हैवी होने के कारण इसकी तली में बैठ जाती है और जो हल्की इम्प्योरिटीज है वो ऊपर से अलग हो जाती है। और दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर के लिए यूज किया जाता है जिसमें या तो इम्प्योरिटीज के रूप में आयरन हो या फिर मेटल के रूप में आयरन हो, तब उसके कंसंट्रेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ फ्लोटेशन और लीचिंग, ये भी कुछ कंसंट्रेशन की क्या है? मेथड है। फिर आ जाता है फोर्थ जो आ जाता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर में दो प्रोसेस आते हैं, एक तो आता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, यानी कि जो ओर है उस ओर के अंदर जो मेटल है उस मेटल को किस में कन्वर्ट करना? मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और उसके लिए दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, एक तो होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। फिर आ जाता है मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन। जो फिफ्थ स्टेप आ जाता है वो है मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन। इसके लिए कई प्रोसेस अपनाए जाते हैं, यानी कि रिडक्शन कार्बन के हेल्प से किया जाता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से किया जाता है, रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से किया जाता है, और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियोथर्मिक प्रोसेस से किया जाता है, जिसे थर्मिट प्रोसेस भी कहा जाता है, और रिडक्शन बाय हीट अलोन, हीट से भी किया जाता है। जब रिडक्शन हो गया उसके बाद जो मेटल प्राप्त हो गई है वो मेटल, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज बाकी है, तो उस मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जो सिक्स स्टेप अपनाया जाता है वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के लिए भी कुछ मेथड है जिसमें डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इस चैप्टर में हम है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इतने स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है? प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। तो अब इन सभी जो स्टेप है इन स्टेप को हम देख लेते हैं। शुरुआती दो स्टेप है उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो शुरुआती दो स्टेप है उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सभी के लिए कैसे रहते हैं? कॉमन रहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन।
प्योर मेटल प्राप्त करना इसकी ओर से क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। सम मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट वाइल सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। कुछ मेटल्स है वो अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती है। कौन कौन सी है, तो वो है एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब सोना यानी कि गोल्ड, और पीटी मतलब प्लेटिनम। ये कुछ मेटल्स है वो फ्री स्टेट में पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें नीचे की ओर पाई जाती है। तो द मेटल प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होती है वो सबसे कम रिएक्टिव होती है। सो दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में पाई जाती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। इनके प्योरिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो टॉप पे होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। सो दे आर नॉट फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट, और ये नेचर के अंदर फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाई जाती। द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, और जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आती है जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दे आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फेट और कार्बोनेट। ये कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और एकदम कम भी रिएक्टिव नहीं है, यानी कि मध्यम रिएक्टिव मेटल्स है या फिर एलिमेंट है। और ये किसके रूप में पाई जाती है, तो ये इसके ऑक्साइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। Many metal are oxide as oxygen is very reactive element and is very abundant on the earth। तो ज़्यादातर जो मेटल है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, उसके ऑक्साइड फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। Thus the different technique used for extraction of metal depend upon their position in the reactivity series which is divided into 3 category। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो उनकी पोजीशन है मेटल की, उसके आधार पर उनके एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो भी अलग अलग यूज की जाती है। और कितनी कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में पाई जाती है उनको मेजर रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ऐसी मेटल जो बहुत ही कम रिएक्टिविटी रखती है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और दूसरा कैटेगरी आ जाती है मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स का, और तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स का। आगे हम है जो स्टेप्स इन जो मेटल्स है, इन मेटल्स को यानी कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर मेटल है, इनके लिए जो टेक्निक या स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं उनको हम एक फ्लो चार्ट में दर्शा रहे हैं। ये इस तरह का एक फ्लो चार्ट है जिसमें सबसे पहले ओर को प्राप्त किया जाएगा, फिर ओर को क्या किया जाएगा, कंसंट्रेशन के बाद रिएक्टिविटी के बेस पर इनको क्या किया जाएगा, प्योर किया जाएगा। जो सबसे पहले मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, जो कम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की ओर आती है, वो किस फॉर्म में पाई जाती है, तो वो सल्फेट ओर के रूप में पाई जाती है। और सल्फाइड जो ओर होते हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। रोस्टिंग के बाद जो मेटल प्राप्त होगी उस मेटल का क्या कर लिया जाएगा, रिफाइनिंग कर लिया जाएगा। जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जो मीडियम में है, यानी कि जो बीच में आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स जो बीच में आ रही है, उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट 2 तरह से करेंगे, क्योंकि उनके 2 टाइप के ओर पाए जाते हैं। एक तो होता है कार्बोनेट ओर उन ओर को कहा जाता है जिनमें क्या जुड़ा हुआ हो, CO3, और सल्फाइड ओर उनको कहा जाता है जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ हो, सल्फर जुड़ा हुआ हो। जैसे हम कह सकते हैं जिंक सल्फाइड, तो ये कैसा ओर है, सल्फाइड ओर है। जैसे हम कह सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैसा ओर हो जाएगा, कार्बोनेट ओर हो जाएगा। जो सल्फाइड ओर है, उन सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाएगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट ओर है उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाएगा उस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। जब प्रोसेस हो गया यानी कि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्साइड जो मेटल के मिले हैं उन ऑक्साइड का अब क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। और रिडक्शन के बाद क्या प्राप्त हो जाएगी, प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। हालांकि उसको बाद में क्या कर लिया जाएगा, रिफाइनिंग भी कर लिया जाएगा। और जो हाई रिएक्टिविटी मेटल होती है, यानी कि जो
रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर की मेटल है उनको क्या किया जाता है, तो उनका सब सीधे ही क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लिया जाता है। जो मोल्टन ओर है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर लिया जाता है और उससे अपने को क्या मिल जाती है, प्योर मेटल मिल जाती है। तो अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर, द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी लाइक सॉइल सैंड फाउंड इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। जो ओर होता है, इस ओर के अंदर एक तो मेटल होता है और मेटल के साथ क्या होती है, इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी, जैसे सॉइल है, सैंड है या और भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है। इन इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है गैंग या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर से इन गैंग को हटाना क्या कहलाता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। The process for the removing the gang from an ore are based on the differences between the physical and chemical property of the gang and the ore। और इसके लिए जो अलग अलग प्रोसेस यूज किए जाते हैं और अलग अलग जो मेथड यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में थोड़ा सा देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है गैंग और ओर की प्रॉपर्टीज के ऊपर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of impurities, different separation technique for enrichment of ore are employed। तो इम्प्योरिटीज है उसके नेचर के आधार पर सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक है वो यूज की जाती है ओर के एनरिचमेंट के लिए। फिर आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल present at the bottom of the reactivity series of low reactivity। ऐसी मेटल्स जो कि लो रिएक्टिविटी की मेटल है, यानी कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम है, उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो दीज मेटल बीइंग लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, कैन बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और गर्म करके इनको इनके ऑक्साइड है इन ऑक्साइड को रिड्यूस कर लिया जाता है। जैसे सिनेबार है HgS के रूप में, ये एक सल्फाइड ओर है। इट इज एन ओर ऑफ मरकरी, ये मरकरी का ओर है। व्हेन हीटेड इन एयर, इसको एयर में गर्म किया जाता है। इट फर्स्ट चेंज इनटू इट्स ऑक्साइड, ये सबसे पहले इसके ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन इनके ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहेंगे, एंड देन रिड्यूस इनटू मर्क्यूरी मेटल ऑन फर्दर हीटिंग। और फिर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये किसमें रिड्यूस हो जाता है, मर्क्यूरी मेटल में रिड्यूस हो जाता है। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को हमने गर्म किया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ये बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। फिर इसको आगे और गर्म किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया तो मर्क्यूरी अलग हो गई और ऑक्सीजन है वो भी अलग हो गई। कॉपर ग्लास जिसको Cu2OS से भी लिखा जाता है, ये कॉपर सल्फाइड है, ये भी एक सल्फाइड ओर है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसको एयर में गर्म किया जाता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज, ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट रिएक्ट विथ द रिमेनिंग कॉपर ग्लास। और जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो वापस किससे रिएक्ट कर लेगा, वो कर लेगा कॉपर ग्लास, जो बचा हुआ कॉपर ग्लास है उसे रिएक्ट कर लेगा टू गिव कॉपर मेटल, और क्या प्राप्त हो जाएगी, कॉपर मेटल प्राप्त हो जाएगी। तो ये कॉपर सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के अंदर हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर बन गया कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस बाहर निकल गई। अभी ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ये कॉपर ऑक्साइड वापस किससे रिएक्ट कर लेगा, कॉपर ग्लास से रिएक्ट कर लेगा। कॉपर ग्लास से रिएक्ट करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें कॉपर प्राप्त हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। ये सिर्फ कॉपर है, ये कॉपर है, ये एस नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। सिर्फ हमें को क्या प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ कॉपर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में है उनको, जो जिन्हें हम मीडियम रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, यानी कि मिडल के रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में पाई जाती है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर moderately reactive. These metals are usually present as sulfide और कार्बोनेट और। ये किस में पाई जाती है, तो ये सल्फाइड ओर में पाई जाती है या कार्बोनेट ओर में पाई जाती है।
आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। क्यों किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट, क्योंकि इनके ऑक्साइड से मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना क्या रहता है, इजी रहता है। सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। सल्फाइड है उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। और जो कार्बोनेट है उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। The metal oxide thus obtained are then reduced to the corresponding metal by reduction using suitable reducing agents such as कार्बन। जब आपको मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो गया है तो फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कार्बन के हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट है उसका यूज करते हुए रिड्यूस करेंगे और क्या प्राप्त कर लेंगे, मेटल है उसको एक्वायर कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और आर एज फॉलोज। अब जो हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो दो मेथड पढ़े थे वो थे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो हम जिंक ओर के लिए ले रहे हैं कि जिंक ओर के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किस तरह होगा। तो रोस्टिंग इट इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द presence of excess air to convert it into metal oxide। रोस्टिंग किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल के सल्फाइड ओर को यानी कि रोस्टिंग किसके लिए की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए की जाती है। सल्फाइड ओर को इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। उस रोस्टिंग से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऑक्साइड में। तो ये जी जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस आ जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट और के लिए। कार्बोनेट में पहले से ही क्या जुड़ा होता है, CO3, यानी कि ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। तब हमें क्या करना है, बिना ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन है वो एब्सेंट रहेगी और हम है वो कार्बोनेट और को गर्म करेंगे, हीट देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऑक्साइड में। तो कैल्सिनेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो its melting point in the absence of air to convert it into metal oxide। ऑक्सीजन के एब्सेंट में हम क्या करते हैं, इस कार्बोनेट ओर को गर्म करते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में। जैसे जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट अयस्क है, इसको हमने सीधे ही गर्म किया बिना ऑक्सीजन के, तब ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल गई। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ अ मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल ओर है और वो उस मेटल ओर को गर्म करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ अ मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में मेटल ओर को गर्म करना क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। रोस्टिंग रिक्वायर एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। रोस्टिंग में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए जबकि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन है वो नहीं चाहिए या लिमिटेड चाहिए। मेनली डन फॉर सल्फाइड ओर। जो रोस्टिंग है वो सल्फाइड ओर के लिए की जाती है और जो कैल्सिनेशन है वो किसके लिए किया जाता है, कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। रोस्टिंग में टॉक्सिक गैसें और सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं और कैल्सिनेशन में भी कुछ टॉक्सिक और वोलाइटल कंपाउंड है वो रिलीज होते हैं। रोस्टिंग में तो टॉक्सिक गैसें और सब्सटेंस रिलीज होते हैं जबकि यहाँ पर टॉक्सिक और वोलाइटल कंपाउंड है वो कैसे रिलीज होते हैं, कैल्सिनेशन में। तो अभी हमने ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, अभी उस ऑक्साइड का क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। जैसे जिंक है तो जिंक को हमने जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। हमने रिडक्शन जो रिएक्शन है वो पढ़ी थी, तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करना रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन करने के लिए क्या किया जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन ऑफ ओर कहलाएगा। इट कैन बी डन बाय हीटिंग द ऑक्साइड विथ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और ये कैसे किया जाएगा, तो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ
जो मेटल ऑक्साइड है उसको गर्म करके किया जाएगा, जैसे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, जैसे कार्बन के साथ गर्म करके, और कार्बन किस फॉर्म में ले लिया जाएगा, कोक के फॉर्म में। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ गर्म किया तो जिंक प्राप्त हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो गए। Sometime displacement reaction can also be used to reduce metal oxide to matter। कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका भी यूज किया जाता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as reducing agent because they can displace metal of lower reactivity from their compound। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनका यूज किया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ये क्या करेगी, अपने से जो कम रिएक्टिव मेटल्स है उनको उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी, रिप्लेस कर देगी। जैसे रिएक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसकी रिएक्शन है वो एल्यूमिनियम पाउडर से करवा देते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ये ऑक्साइड और हो गया, इसकी रिएक्शन जब एल्यूमिनियम से करवाई है तो मैग्नीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया, और साथ में क्या जनरेट हो गई, हीट जनरेट हो गई। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट है वो जनरेट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज सो हाई दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेटल है वो मोल्टन स्टेट में प्राप्त हो जाती। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन। आयरन ऑक्साइड से आयरन को लेने के लिए, आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाते हैं। तो एल्यूमिनियम है वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन है उसको तो डिस्प्लेस कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है जिससे आयरन है वो मेल्टिंग फॉर्म में अपने को मिल जाता है। इस आयरन का यूज कहाँ किया जाता है, जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट। और रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए या क्रैक मशीन पार्ट है उनको ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। तो Fe2O3 है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, Fe प्लस के एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको क्या कहा जाता है, थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है, जिसका यूज है वो क्या किया जाता है, तो रेलवे ट्रैक है उनको जोड़ने के लिए, और रेलवे ट्रैक के बीच में क्रैक आया तो उसको जोड़ने के लिए, और मशीनों के क्रैक है उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में मेटल्स है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, द मेटेलिक कंपाउंड एट द टॉप ऑफ द activity series cannot be reduced by agent due to their high connectivity with oxygen। जो मेटेलिक कंपाउंड है एक्टिविटी सीरीज के टॉप में है उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन से कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम etc। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है उसका यूज किया जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी मेटल्स के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या किया जाएगा, ये जो मेटल है इन मेटल्स का साल्ट लिया जाएगा और साल्ट लेकर उसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाया जाएगा। तो द साल्ट ऑफ दीज मेटल्स लाइक क्लोराइड इन मोल्टन फॉर्म आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, मेटल इज डिपोजिट एट द कैथोड। तो जब इनके सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाया जाएगा, इनके सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाएगा तो मेटल है वो कैथोड पर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर डिपोजिट हो जाएगी, एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। और जो क्लोरीन है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, उनके सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं, क्लोराइड सॉल्ट ले रहे हैं, तो जो क्लोरीन है वो कहाँ से निकल जाएगी, एनोड से निकल जाएगी। एनोड क्या है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
है। तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगी। कैथोड पर क्या होगी, सोडियम प्लस आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लेगा और क्या बना देगा, सोडियम। इलेक्ट्रॉन को जब एक्वायर करता है तब उसे क्या कहा जाता है, गेन करता है, तब उसे रिडक्शन कहा जाता है। तो सोडियम का क्या हो गया, रिडक्शन। और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देगा और क्या बना देगा, Cl2। और ये कहां पर रिएक्शन होगी, तो ये एनोड पर होगी। इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। जो कैथोड है इस कैथोड पर रिएक्शन होगी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, सोडियम मेटल बना देगा, जो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। यहां पर हमने लिया क्या है, तो यहां पर हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है। जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देगी, क्लोरीन गैस बना देगी, जो कहां फॉर्म हो जाएगी, बबल के फॉर्म में एनोड के ऊपर हो जाएगी। अगला आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब जो मेटल है वो हमने प्राप्त की है, ऑक्साइड से जो मेटल प्राप्त कर लिए, उस मेटल में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद है। उन इम्प्योरिटीज को हटा के एकदम प्योर मेटल प्राप्त करने को हम क्या कहेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन। जो रिडक्शन के बाद मेटल प्राप्त हुई है उसको हम क्या करें और प्योर करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहेंगे। वेरियस मेथड फॉर रिफाइनिंग आर एम्प्लॉयड, और इसके लिए बहुत सारे मेथड है वो यूज किए जाते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या है, मैनी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो बहुत सारी मेटल है उनको रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के हेल्प से। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज। एक इम्प्योर मेटल का बड़ा सा ब्लॉक लिया जाता है और उसको बना लिया जाता है एनोड। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज एज कैथोड, और एक पतली उसी मेटल की, प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप है उसको कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, जिस मेटल को हम प्योर करना चाहते हैं उसी मेटल का मेटेलिक सॉल्ट लिया जाता है, मेटेलिक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है, इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। When इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट है वो पास किया जाता है, मेटल आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट आर रिड्यूस। तो जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट से रिड्यूस होंगे एज मेटल विच गेट्स डिपोजिट ऑन द कैथोड, और वो किसके ऊपर डिपोजिट हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड गेट ऑक्सीडाइज, और उसी जितना जो मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट से निकला है उतना का उतना मेटल है वो कहां से निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा एनोड से, और एनोड से निकलकर वो कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेटल आयन एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला जाएगा, एंड फ्रॉम देयर इट इज गोज टू कैथोड एंड डिपोजिट, और फिर वहां से वापस कहां चला जाएगा, कैथोड के ऊपर चला जाएगा और वहां डिपोजिट हो जाएगा। द साइकिल इज रिपीटेड, होल ऑफ द मेटल आयन फ्रॉम इम्प्योर ब्लॉक इज डिसॉल्व एंड डिपोजिट ऑन द कैथोड, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारी की सारी जो इम्प्योर ब्लॉक से मेटल थी वो मेटल है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होके और वापस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाती है। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बिलो एनोड, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो इस एनोड के नीचे डाउन जमा हो जाएगी, और उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा एनोड मड, एंड आर नोन एज एनोड मड, और उसे क्या कहा जाएगा, एनोड मड कहा जाएगा। जैसे इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ क्रूड कॉपर, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग करने के लिए हेयर एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एक एनोड लिया जाता है इम्प्योर कॉपर का, और एक प्योर कॉपर का पतला कैथोड है वो लिया जाता है, और फिर हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में
कॉपर सल्फेट का क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन किसका ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का। जब इनमें हम इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन से, किससे, सॉल्यूशन से कॉपर निकलेगा और वो कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब सॉल्यूशन से कॉपर कम हो गया है तो एनोड से कॉपर जितना डिपॉजिट हुआ है उतना का उतना एनोड से कॉपर निकलेगा और कहाँ डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन में। फिर वापस सॉल्यूशन से कॉपर निकलेगा और कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। जब वो कैथोड के ऊपर जमा होगा तो उतनी ही मात्रा में एनोड से कॉपर निकलेगा और वो वापस किसमें डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन में। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एनोड से सारा का सारा कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट न हो जाए, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो जाए। और सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें कॉपर था, वो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, जो शुरुआत में थी वही रहेगी। और जो इम्प्योरिटीज है, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो इसके नीचे है वो जमा हो जाएगी, जिसको हम क्या का नाम देंगे, एनोड मड के नाम देंगे। अब यहाँ रिएक्शन कौन सी होगी, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर है वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ आयन बना देगा और ये कॉपर 2+ आयन है वो सल्फेट से जुड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना देगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर 2+ निकलेगा। कौन सा निकलेगा, कॉपर 2+ निकलेगा और वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर मेटल के रूप। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है कि जो मेटल्स है वो मेटल्स एटमॉस्फेयर की एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेती है और जिससे मेटल है वो खराब होने लग जाती है। कुछ मेटल्स है उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो कुछ मेटल्स है उसके ऊपर कोई कोटिंग है वो जमा हो जाती है, कोटिंग का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोरोजन। इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर एंड मॉइस्चर। जैसे एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का खराब होना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग का निर्माण होना। अब इस कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर जो रस्टिंग लग रही है उसको किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन है वो सबसे बढ़िया सबसे बेहतर मेथड है कोरोजन को रोकने के लिए। बाय मेकिंग एलॉय, एलॉय का निर्माण करके, पेंट करके, ग्रीजिंग और ऑयलिंग, ग्रीस लगाकर या ऑयल करके, एंड टिन प्लेटिंग या फिर टिन की प्लेट चढ़ाकर, एंड क्रोमियम प्लेटिंग या फिर क्रोमियम की है वो एक कोटिंग करके, क्रोमियम प्लेटिंग कहा जाता है इसको। क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम प्लेटिंग, विच आर एक्सप्लेन बिलो, जिनको हम नीचे है वो समझा रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन किसे कहा जाता है, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, जिससे आयरन है वो रस्टिंग से प्रिवेंट रहता है। ये सबसे बेहतर तरीका है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इट इज डन बाय डिपिंग द ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक। और ये कैसे किया जाता है, तो मोल्टन जिंक है उसके अंदर सीधे ही आयरन को या जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है उसको डिप कर दिया जाता है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक कोटिंग है वो टूट भी जाती है तब भी जो गैल्वेनाइजिंग आर्टिकल है वो रस्टिंग से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। सेकंड आ जाता है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब है 2 या 2 से अधिक मेटल है, उन मेटल को या मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिला दी जाती है, मेटल को मिलाकर एक नई मेटल प्राप्त करना क्या कहलाता है, एलॉइंग कहलाता है। एलॉइंग में क्या होता है कि जो जिन मेटल्स को मिलाया जाता है उन सभी मेटल्स के अच्छी क्वालिटी है वो विद्यमान रहती है किसमें, एलॉय में। जैसे आपके पास एक मेटल ए है, ए की प्रॉपर्टी है कि ए को रस्टिंग नहीं लगता लेकिन ये कमजोर है, और दूसरी मेटल आपके पास बी है, बी बहुत ही मजबूत मेटल है लेकिन इसको रस्ट लग जाती है, ये इसमें रस्टिंग हो जाती है। तब आप क्या करते हैं, ए और बी दोनों को मिलाकर एक
एलॉय बना लेते हैं। एलॉय कौन सा बना लेते हैं? सी। तो सी में ए और बी दोनों की अच्छी क्वालिटी विद्यमान रहेगी, मौजूद रहेगी। ए की क्वालिटी कौन सी? रस्ट नहीं लग रहा है, वो क्वालिटी मौजूद रहेगी, और बी की मजबूती है वो मौजूद रहेगी। तो एलॉइंग इट इज द मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल। मेटल को दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना क्या कहलाएगा? एलॉय। पहला आ जाता है एलॉइंग ऑफ गोल्ड। जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ही अधिक सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इस सॉफ्ट गोल्ड से हम है वो ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, ज्वेलरी नहीं बना सकते। तब क्या किया जाता है? गोल्ड के साथ कुछ सिल्वर या फिर कॉपर है वो मिक्स किया जाता है, ताकि गोल्ड है उसमें कुछ आ सके हार्डनेस। तो गोल्ड में हार्डनेस लाने के लिए क्या किया जाता है? सिल्वर और कॉपर है उसको मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। प्योर गोल्ड है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की हार्डनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए, एंड टू मेक इट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और ज्वेलरी बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए एलॉय ऑफ गोल्ड इज मेड आइदर विद सिल्वर और कॉपर। किसके साथ? सिल्वर या कॉपर के साथ मिलाकर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड मिक्स विथ पार्ट ऑफ कॉपर और सिल्वर। तो जो ऑर्नामेंट बने होते हैं या ज्वेलरी बनी होती है वो कितने कैरेट गोल्ड की बनी होती है? 22 कैरेट गोल्ड की बनी होती है। इसका मतलब है कि इसमें 22 पार्ट है वो तो क्या है? प्योर गोल्ड है, और बाकी जो पार्ट है वो किसका है? तो कॉपर और सिल्वर। कॉपर का है या फिर किसका है? सिल्वर। नेक्स्ट आ जाता है एलॉइंग ऑफ आयरन। तो प्योर आयरन है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और जब ये गर्म होता है इसको आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है। तो इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तब इसको क्या किया जाता है? कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है, एंड इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तब ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आयरन इज मिक्स्ड विथ मैनी मेटल टू फॉर्म डिफरेंट एलॉय। और आयरन को भी अलग अलग मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, मिक्स करके अलग अलग टाइप के एलॉय बनाए जाते हैं। व्हेन आयरन इज मिक्स विथ निकल एंड क्रोमियम। जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाता है हमें क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन। स्टेनलेस स्टील बनता है विच इज हार्ड डज नॉट रस्ट। और वो हार्ड होता है और उसको रस्टिंग नहीं होती। अगला जो मेथड आ जाता है वो है पेंटिंग। पेंटिंग करके भी हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विद अ पेंट विच प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। आयरन की जो कांटेक्ट है वो एयर और मॉइस्चर से रोक दिया जाता है पेंट करके। नॉर्मली ये हमारे घरों में ज़्यादा यूज किया जाता है। पेंट करके हम आयरन है उसका कांटेक्ट तोड़ देते हैं एयर और मॉइस्चर से, जिससे आयरन को रस्टिंग नहीं होती। अगला आ जाता है ग्रीजिंग और ऑयलिंग। When grease और ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन। आयरन की सरफेस के ऊपर ग्रीस और ऑयल अप्लाई किया जाता है। ऑब्जेक्ट देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो एयर और मॉइस्चर है वो इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती, एंड हेंस रस्ट इज प्रिवेंटेड। और रस्ट से ये क्या हो जाता है? बच जाता है। जैसे टूल्स एंड मशीन्स पार्ट मेड ऑफ आयरन आर सीमर्ड विथ ग्रीस। तो जो मशीन और टूल्स बने हुए हैं आयरन के, उनको ग्रीस से क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है रस्टिंग से। टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। टिन की प्लेटिंग करके या क्रोमियम की प्लेटिंग करके भी हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टिन और क्रोमियम ऐसी मेटल्स है जिनको रस्ट नहीं लगता, यानी कि ये कोरोजन से रेजिस्टेंस होती है। तो टिन एंड कोरोजन मेटल आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। सो व्हेन अ थिन लेयर ऑफ टिन applied on iron and steel object, तो आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगला आ जाता है एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं? तो एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एलॉय है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल या मेटल के साथ नॉन मेटल, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल
इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल इन अ मोल्टन फॉर्म। और ये कैसे बनाया जाता है, तो मेटल्स है उनको मोल्टन फॉर्म में मिक्स करके बनाया जाता है, एंड देन कूलिंग द मिक्सर, और फिर मिक्सर को क्या कर दिया जाता है, ठंडा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एलॉय का कम होता है। जैसे ब्रॉस एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉस है वो किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक का होता है। एंड ब्रॉन्ज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड टिन का होता है। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, लेकिन कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसके कारण इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए। सोल्डर एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, सोल्डर है वो एक एलॉय होता है लेड और टिन का, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और इसका यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। इलेक्ट्रिक वायर है उनको वेल्ड करने के लिए, सोल्ड करने के लिए, सोल्डिंग कहा जाता है उसको, सोल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो चोट लगने पर टांका लगाया जाता है वो भी एक एलॉय होता है लेड और टिन का। और फ्यूज वायर भी एक एलॉय होता है लेड और टिन का। इफ एन एलॉय कंटेन मरकरी, अगर किसी एलॉय के साथ मरकरी हो एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट के रूप में मरकरी हो, इट इज कॉल्ड अमलगम, तब इसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। जैसे सोडियम मरकरी अमलगम, जैसे सोडियम के साथ मरकरी मिली हुई तब उसे सोडियम मरकरी अमलगम कहेंगे। सिल्वर मरकरी अमलगम, सिल्वर के साथ मरकरी मिली हुई है तब उसे क्या कहा जाएगा, सिल्वर मरकरी अमलगम कहा जाएगा। हाँ, पारा है या फिर ये जो मरकरी है ये आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए जब भी मरकरी को रखा जाता है तो वो किसके बर्तनों में रखा जाता है, कौन से कंटेनर में रखा जाता है, तो आयरन के कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि मरकरी आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता। अपने इंडिया में दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के जस्ट सामने लोह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर खड़ा है, खुले वातावरण में खड़ा है, जो कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता रहता है, फिर भी उसको रस्टिंग नहीं हुआ है, तो वो एक वंडर है एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी का। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर एगो। कब बनाया गया है, 1600 ईयर एगो पहले बनाया गया था, बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के आयरन वर्कर्स द्वारा बनाया गया था। दे हैड डेवलप अ प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जो कि आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करा था। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड, और ये किसके कारण हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इस आयरन के ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड जिसको हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, उसकी एक पतली लेयर है वो उसके ऊपर चढ़ा दी गई, ऑन देयर सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर, फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, रस्ट रेजिस्टेंस होता है, इसकी क्वालिटी रस्ट रेजिस्टेंस होती है। इट हैड बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको अलग अलग पूरे विश्व के अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा एग्जामिन किया गया है। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वेट 6 टन, और ये जो आयरन पिलर है वो 8 मीटर ऊंचा है और इसका वजन कितना है, 6 टन वजनी है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।